गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बीपीएससी टीयर 3 की हिस्ट्री। इसमें हम सारी हिस्ट्री को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास की हम बात करेंगे आज। इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास को बस सिंपल से शब्दों में बोलने के लिए इतिहासकारों के द्वारा लिखित एक प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। एक प्रकार की लिखित इंफॉर्मेशन है जिसको हम इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इतिहास, बात करते हैं सिलेबस की। हमारे सिलेबस में क्या क्या आएगा। इतिहास को हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास। प्राचीन इतिहास लाखों वर्षों पहले का जो इतिहास है उसको हम प्राचीन इतिहास की कैटेगरी में रखते हैं। मध्यकालीन इतिहास में 1000 या 2000 वर्ष पीछे का इतिहास जो है वो मध्यकालीन इतिहास में आता है। और आधुनिक भारत जो हमसे 200, 300, 400 साल पुराना इतिहास है, अक्सर हम उसको आधुनिक भारत के इतिहास में रखते हैं। फिर आता है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास जो रहता है हमारे विश्व में हुई घटनाओं को दर्शाता है। बात करें अगर हमारी बीपीएससी के सिलेबस में तो सिर्फ हमसे आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाएगा। आधुनिक भारत इतिहास में भी हमको बहुत ही लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। हमको ज्यादा टॉपिक्स कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे सारा कुछ सफिशिएंट हो आप एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। बात करें अगर आधुनिक इतिहास में, आधुनिक इतिहास 1498 से लेके 1947 तक के इतिहास को हमने आधुनिक इतिहास कहा है। अब क्या हम 1498 से लेकर 1947 का इतिहास पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं। हमको 1498 में वास्को डी गामा आए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1757 प्लासी का युद्ध होता है। 1764 बक्सर का युद्ध होता है। 1857 में क्रांति होती है जो कि मेरठ से स्टार्ट होती है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो हमारे जो सिलेबस में है 1850 से लेकर 1947 तक के समय का इतिहास, जो भी प्रारंभिक घटनाएं हुई हैं उनसे पूछी जाएंगी। चलिए, अब जैसा कि हमको पता चल चुका है कि हमको 1850 से 1947 तक के इतिहास को कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सिलेबस को कवर करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास को हमने जैसा कि बताया कि दो भागों में बांट सकते हैं। भाग एक आता है 1498 से लेके 1850 तक का और 1850 से लेके 1947 जिसको हम भाग दो में रखते हैं। 1850 से लेके 1947 के कालखंड में जो भी घटनाएं हुई उनको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कैटेगरी में रखते हैं और यही हमारा बीपीएससी का सिलेबस होगा। आगे बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर 1947 तक, या हम कह सकते हैं 1885 से लेकर 1947। ये हमारे सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन
हमारे बीपीएससी के एग्जाम में इसी टॉपिक से बनेंगे। हम क्या क्या कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, आपको बता देते हैं। 1857 की क्रांति को कवर करेंगे, कांग्रेस के गठन से पूर्व के राजनीतिक संगठन जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की, तो कई सारे आंदोलन भारत में इस काल में होते हैं, जिनको हम 4 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। एक ग्रामीण स्तर के आंदोलन, जिला स्तर के आंदोलन, प्रांतीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन वो आंदोलन होते थे इसमें संपूर्ण राष्ट्र की भूमिका शामिल होती थी। प्रांतीय आंदोलनों की बात करें अगर, तो सिर्फ एक प्रांत के लोग शामिल हुआ करते थे। एक जिले के आंदोलन की बात करें तो जिले के आंदोलन में सिर्फ एक जिले की सीमा के अंदर जो होता था उसे हम जिला। ग्रामीण स्तर के आंदोलन गांव में हुए और गांव में ही खत्म हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस प्रकार के आंदोलन। पहला जिसमें ज्यादातर किसान हुआ करते थे, किसान आंदोलन। जनजातीय लोगों के द्वारा किए गए आंदोलन को जनजातीय आंदोलन कहते हैं। कुछ आंदोलन धार्मिक सुधार के लिए हुए, इसको हम धार्मिक आंदोलन कहते हैं। कुछ आंदोलन सामाजिक कुरीतियों को सुधारने के लिए किए गए, जैसे कि सती प्रथा को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया गया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, इसको हम सामाजिक आंदोलन की कैटेगरी। और कुछ आंदोलन हमारे वीर क्रांतिकारियों के द्वारा चलाए गए, जिससे हमको आजादी प्राप्त होने में सहायता मिली। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जब हम बात करते हैं, सबसे मुख्य पार्ट जो होता है वो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1885 में किसके द्वारा की जाती है? एक आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे, आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था AO2, जिनका नाम था AO2, एलन ऑक्टेवियन AO2। नेक्स्ट अगर बात करें, अच्छा आप ये पूछेंगे क्या यह वही कांग्रेस है जो आज की राहुल गांधी की कांग्रेस है? वो वही कांग्रेस है इसका गठन 1885 में हुआ था और आज राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम क्या क्या देखेंगे। हम अपनी इस जर्नी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 टॉपिक्स के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करेंगे, फिर कौन कौन महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने इसमें भूमिका निभाई, कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना की बात करेंगे, गठन के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, गठन के उद्देश्य क्या थे, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी, और महत्वपूर्ण अधिवेशन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस जो हैं हमारे पेपर में इससे पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण कथनों पर भी कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, तो हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और विविध तरह के
टॉपिक्स जो बीच में तो जरूरत पड़ेंगे उसको हम डिस्कस करते चलेंगे, जिसमें कि हमारा बिहार की हम डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी को हम साथ में ही कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पृष्ठभूमि की। हम शुरू करने जा रहे हैं आज से हम सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम सबसे पहला टॉपिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि कांग्रेस की गठन की पृष्ठभूमि क्या थी। क्योंकि गठन के समय 1857 की क्रांति समाप्त हो चुकी थी, इससे जनमानस को ये पता चल चुका था कि यूरोपीय शक्तियां जो जिसको अपराजित समझा जाता था, इनको मतलब हराया नहीं जा सकता था, वो अगर हम एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको भी हराया जा सकता है। जनमानस में जब यह बात फैल चुकी थी तो आम लोग भी जागरूक हो गए। तो उनको ये लगा कि यदि हम संगठित होकर अंग्रेजों से लड़े तो हम जीत सकते हैं, जैसा कि 1857 की क्रांति में हालांकि विफलता प्राप्त हुई, लेकिन 1857 की क्रांति का आम लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ा। चूंकि हम लोग जागरूक हो गए, इसलिए भारत के विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ और नए नए संगठन उदय हुए। नेतृत्व, इन संगठनों का जो नेतृत्व था वो ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों के द्वारा किया गया। ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों का मतलब जो ब्रिटेन में जाकर पढ़ाई करके आए और ब्रिटेन की हालत को देखते हुए, जैसे कि ब्रिटेन एक स्वतंत्र देश था, उससे वो अच्छी तरह से परिचित थे और इसलिए उन्होंने इन संगठनों का नेतृत्व करने का निर्धारण किया। ब्रिटिश शिक्षित भारतीय भारत में संगठन बनाते हैं, संगठनों का नेतृत्व करते हैं। ये भारतीय थे जिनकी शिक्षा तो ब्रिटेन में हुई थी और वे स्वतंत्रता का मतलब जानते थे कि स्वतंत्रता होता क्या है। चूंकि ब्रिटेन से पढ़े हुए थे, इसलिए वो जानते थे कैसे अमेरिका ने, स्पेन ने, फ्रांस ने स्वतंत्रता हासिल की है। इसलिए वे एकमत होकर आजादी की लड़ाई के लिए संगठनों में शामिल हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा जो देश था उस समय प्रांतों में विभाजित हुआ करता था। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में कुल 11 प्रांत हुआ करते थे। कौन कौन से प्रांत हुआ करते थे डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रांत जो हुआ करता था वो बंगाल प्रांत हुआ करता था। बंगाल प्रांत यहाँ पे स्थित था। फिर उड़ीसा प्रांत आता है, ये मद्रास प्रांत हुआ करता था, बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, पंजाब प्रांत हुआ करता था। क्या ये वही पंजाब है? पाकिस्तान वाला पंजाब। चूंकि उस समय यह विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए यह वही पंजाब है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमोत्तर प्रांत की। इसको हम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर भी कहते हैं। हम लिख देते हैं इसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर।
फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, the northwestern frontier, northwestern frontier, northwestern frontier, northwestern frontier, northwestern frontier. नेक्स्ट बात करें तो सिंध प्रांत हुआ करता था। सिंध प्रांत जो कि आज के जम्मू कश्मीर के भाग में लोकेटेड, जहाँ से सिंध नदी निकलती है। एक असम प्रांत हुआ करता था। संयुक्त प्रांत, जिसको हम यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते थे, जो कि आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो मध्य प्रांत, जिसको उस समय हम सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते थे। और बिहार प्रांत हुआ करता था हमारा बिहार। कुल कितने प्रांत थे? कुल 11 प्रांत हुआ करते थे। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। बंगाल प्रांत, उड़ीसा प्रांत, मद्रास प्रांत, बॉम्बे प्रांत, पंजाब प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत, सिंध प्रांत, असम प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बिहार। टोटल 11 प्रांत हुआ करते थे। टोटल 11 प्रांत हुआ करते थे। टोटल 11 प्रांत हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनकी हम पहले की चर्चा कर चुके हैं, जो कि 1885 में 1885 में कांग्रेस के गठन के पिता के रूप में जाने जाती हैं। कांग्रेस के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस के पिता के रूप में जाने जाते हैं। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एलन के नाम से भी जानते हैं। उनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन था। एक भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी हुआ करते थे। उस समय हम आईसीएस के नाम से इस पोस्ट को जानते थे। जैसे आज हमारे यहाँ आईएएस होते हैं, उस समय इसी सेवा को आईसीएस के नाम से जाना जाता था। ये बंगाल प्रांत में सिविल सेवा के अफसर हुआ करते थे। इन्होंने 1849 में आईसीएस को ज्वाइन किया था और ये 1882 में रिटायर हो गए। कांग्रेस के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। भारतीयों से अच्छे संबंध होने के कारण भारतीयों से अच्छे संबंध होने के कारण इनको भारतीयों के बारे में अच्छा सा ज्ञान था। इसलिए ही त्वरित गवर्नर जनरल ने इनको चुना था। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ पॉइंट याद रखने वाले हैं, जिनको हम बता देते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला, जो कि पिछली बार क्वेश्चन भी आया था। हर्मिट ऑफ शिमला यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे जाना जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला एलन ऑक्टेवियन को जाना जाता है। पीपल्स फ्रेंड, जनता के मित्र, इनको उपाधि दी गई थी। तो कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछता है who was known as people's friend? A.O. ह्यूम। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक भी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाना जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाना जाता है। बात करें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन के ह्यूम का कांग्रेस से संबंध कैसा था? भारतीय 1857 की क्रांति के बाद
भारतीय आम जनमानस में असंतोष था। क्यों असंतोष था? ब्रिटिशर्स की जो दमनकारी और शोषणकारी नीतियां थी, उसके कारण आम जनमानस में असंतोष फैला हुआ था। यह असंतोष मुख्यतः भू राजस्व जैसी समस्याओं के कारण था। जैसे कि भू राजस्व की बात करें तो भू राजस्व की उस समय तीन तरीके प्रचलित थे। जिसमें कि एक होता था रैयतवाड़ी भी बोलते हैं इंग्लिश में। रैयत का मतलब इंग्लिश में होता है किसान, जिसमें कि भू राजस्व जो था वो सीधे किसानों से वसूला जाता था। महलवाड़ी प्रथा हुआ करती थी। महल क्या होता था, जैसा कि किया हुआ है, हमने बताया था कि 3 प्रकार से भू राजस्व एकत्रित किया जाता था। पहला रैयतवाड़ी सिस्टम से, दूसरा महलवाड़ी सिस्टम से, तीसरा जमींदारी प्रथा से। रैयतवाड़ी में सीधे किसानों से टैक्स को वसूला जाता था। महलवाड़ी सिस्टम में हर एक गांव में एक व्यक्ति का निर्धारण कर दिया जाता था, जो कि पूरे गांव से भू राजस्व एकत्रित करके ब्रिटिशर्स को दिया करता था। जमींदारी सिस्टम था एक, जिसमें पूरे एक सूबे का जमींदार नियुक्त किया जाता था और जमींदार को ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि वह सारे ही भूमि का राजस्व एकत्रित करके अपने पास रखेगा। और फिर जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो जमींदारों से सीधे भू राजस्व वसूला करते थे। रैयतवाड़ी सिस्टम में कई बार ऐसा हुआ करता था, सूखा पड़ जाया करता था, बाढ़ आ जाया करती थी, पैदावार कम हुआ करती थी। सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, पैदावार कम हुआ तो क्या होता था? जब पैदावार कम होगी तो आय कम होगी। तो कई बार किसान जो थे वो जो निर्धारित भू राजस्व था उसको अदा करने में असक्षम हो जाते थे। इसके कारण उन पर बोझ पड़ता था, जिसके कारण वह अपनी ज़मीनों को गिरवी रखते थे। जब ज़मीन को गिरवी रखते थे और जो साहूकार हुआ करते थे वो ब्याज ज़्यादा लगाते थे, और चूँकि ब्याज अदा न कर पाने के कारण अंततः किसानों को अपनी ज़मीन को नीलाम करना पड़ता था। इसी सापेक्ष में एक हमारी हिस्टोरियन हुई हैं, इनका नाम है रोमिला थापर। वह लिखती हैं, ब्रिटेन की दमनकारी नीतियों का परिणाम था कि भारत में साहूकार जमींदार हो गए और किसान खेतिहर मजदूर हो गए, और जो साहूकार थे वो जमींदार थे। साहूकार जो थे वो जमींदार हो गए और जिस किसान था वो खेतिहर मजदूर बन के रह गया। अब हम बात करते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यू, जो कि कांग्रेस के जनक भी माने जाते हैं। 1857 की क्रांति के बाद
एलन ऑक्टेवियन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन कहता है कि तुमको पूरा देश का भ्रमण करना है और हमें एक रिपोर्ट सौंपनी है जो भी हालत है इस समय। एलन ऑक्टेवियन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा करता है और अपनी रिपोर्ट लॉर्ड रिपन को देता है और उसमें कहता है भारत की जनता में असंतोष व्यापक है और किसी भी वक्त एक बड़ी क्रांति हो सकती है जो 1857 की क्रांति से कई गुना बड़ी होगी और हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। जब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यह बात कहते हैं तो लॉर्ड रिपन कहता है, हे प्रभु, हमको कुछ तो एक सुझाव दीजिए जिससे कि हमें छोड़ के ना जाना पड़े, जिससे कि हमें भारत छोड़कर ना जाना पड़े। बता दें, लॉर्ड रिपन 1880 से लेके 1884 तक भारत का वाइसराय था। तो जब रिपन ह्यूम से कहता है कि हमको भारत ना छोड़ कर जाना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ह्यूम कहते हैं हमको भारतीय नेताओं की एक बैठक बुलानी चाहिए जो कि इस असंतोष के जिम्मेवार हैं। छोटे छोटे संगठन भारतीय थे, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय जिनको हम कहते हैं, वो राष्ट्रवाद नेताओं की तरह बिहेव कर रहे थे। क्यों वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे? क्योंकि वह राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखते थे और वो चाहते थे कैसे हम अंग्रेज इस देश को छोड़ें और उसके बाद वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें। इसके लिए फिर ह्यूम 1884 में एक भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन करते हैं और इसमें भारतीय नेताओं को बैठक के लिए बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, आप अपनी समस्याएं हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। 1884 में बैठक होती है और जो कि मद्रास में होती है। अगली बैठक पूना में होती है। अगली बैठक 1885 में पूना में प्रस्तावित की जाती है। 1885 यह वही साल है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कभी कभार पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का पूर्व में क्या नाम था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। 1885 की बैठक पूना में प्रस्तावित थी, लेकिन पूना में हैजा महामारी फैल जाने के कारण इसके स्थान में परिवर्तन किया जाता है। नया स्थान बॉम्बे चुना जाता है। बॉम्बे में कहाँ ये मीटिंग होती है? बॉम्बे में यह मीटिंग
बॉम्बे में यह मीटिंग गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कंडक्ट की जाती है या मीटिंग होती है। बैठक में विभिन्न प्रांतों से नेता आते हैं। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कितने प्रतिनिधि शामिल होते हैं? कुल 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसमें बॉम्बे प्रांत से 38 प्रतिनिधि, मद्रास प्रांत से 21, संयुक्त प्रांत, इसको यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते थे, 7 लोग शामिल होते हैं। पंजाब प्रांत से 3 लोग शामिल होते हैं और बंगाल प्रांत से 3 लोग शामिल होते हैं। कभी कभार पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में बिहार के कुल सदस्यों की संख्या क्या थी? तो बता दें, कुल सदस्यों की संख्या 0 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में एक भी बिहारी सदस्य नहीं शामिल हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल की। चूँकि ज़्यादातर आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ करते थे, क्योंकि उस समय बंगाल पूरे भारत का मुख्य केंद्र हुआ करता था। बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में ही जिस समय यह बैठक होती है, उस समय एक संगठन जो उनका संगठन हुआ करता था, इसको नाम दिया गया था इंडियन एसोसिएशन। कभी कभार एग्ज़ाम में पूछता है, जैसा कि TRE 2 में पूछा गया था कि इंडियन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसी समय बैठक कर रहे थे और सभी नेता इसी भी व्यस्त थे। इसी कारण से बंगाल से मात्र तीन प्रतिनिधि शामिल हुए। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में हम आपको बता दें, यहाँ 1884 में जब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं कि आप 1885 में सब लोग इकट्ठा होइए और सारे ही प्रांतों की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो लेके आइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और 1885 में बैठक में शामिल हो। ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं। तो 1885 में कुल 9 प्रस्ताव पारित होते हैं। बैठक शुरू होती है 20 दिसंबर में। 20 से 25 दिसंबर में सभी प्रतिनिधि अपनी समस्याओं को एक दूसरे की समक्ष रखते हैं, जो कि विभिन्न प्रांतों से आए हुए वे अपनी मुख्य समस्याओं को रखते हैं। सारे डिस्कशन के बाद कुल 9 प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। 26 दिसंबर को कुल 9 प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। तो यह 9 प्रस्ताव कौन कौन से थे?
पहला प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो था भारतीय लोगों के द्वारा भारतीय लोगों के द्वारा भारतीय लोगों के द्वारा भारतीय लोगों के द्वारा दिए गए कर के पैसों के व्यय की जांच हो। पहला प्रस्ताव जो पारित किया गया था भारतीय लोगों के द्वारा दिए गए कर के पैसों के व्यय की जांच हो। मतलब हम जो टैक्स दे रहे हैं, भारतीय कहते हैं हम जो टैक्स दे रहे हैं वो कहाँ खर्च किया जा रहा है, उसकी जांच की जाए। दूसरा प्रस्ताव पारित किया जाता है कि ब्रिटिश सैनिकों पर व्यय को 50% तक कम किया जाए, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, वो अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए भारतीय राजस्व को अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए खर्च कर रहे थे। इसलिए जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि इसको 50% कम किया जाए। तीसरा प्रस्ताव जो पास किया गया वो था वर्मा पर अलग से शासन स्थापित किया जाए, क्योंकि वर्मा उस समय अलग देश हुआ करता था और भारतीय खर्चे से वहाँ सेना लगाई गई थी, जिससे भारतीयों में असंतोष था, क्योंकि यहाँ का पैसा, यहाँ के राजस्व से जो पैसा मिल रहा था उसको वहाँ पर खर्च किया जा रहा था। तो उन्होंने मांग की कि वर्मा पर अलग से शासन हो और भारतीयों का पैसा वहाँ ना खर्च किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं। चौथा जो प्रस्ताव पारित किया गया वो था भारतीयों को बजट बनाने या बजट की बहस में शामिल किया जाए। भारतीयों को बजट बनाने में शामिल किया जाए। नेक्स्ट था इंडियन काउंसिल को भंग करें। इंडियन काउंसिल क्या थी? इंडियन काउंसिल उस समय एक अंग्रेज जो था, जैसे कि अंग्रेज़ों ने एक काउंसिल बना दी जिसमें कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बहुत ही अमीर लोगों को रखा जाता था। जैसे अगर बात करें तो जैसे आज के समय में हम एक काउंसिल को बनाते हैं, मोदी जी एक काउंसिल को बनाएं और कहें कि इसके 5 मेंबर होंगे और उसमें अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा जैसे लोगों को रख लें और कहें कि पेट्रोल को 100 रुपये कर देना चाहिए, पानी को 30 रुपये लीटर कर देना चाहिए, तो वो अपने मत में तो हाँ ही करेंगे और इसका जो बुरा प्रभाव पड़ेगा वो गरीब तबके के लोगों पे पड़ेगा। इसलिए उन पे तो कोई असर पड़ना नहीं था, सेम कंडीशन वहाँ थी। इसलिए प्रतिनिधियों ने कहा इस काउंसिल को भंग किया जाए, क्योंकि यह जनमानस की समस्याओं को दरकिनार करता है। अगला जो प्रस्ताव पारित किया गया वो था ICS की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराई जाए, क्योंकि उस समय इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा मात्र लंदन में होती थी। तो उस समय जब लंदन में हुआ करती थी तो जो भारतीय थे, जो इच्छुक भी थे, वो भी शामिल नहीं हो पाते थे कभी कभार, क्योंकि उस समय लंदन काफ़ी दूर हुआ करता था और वहाँ पहुँचने के लिए समुद्र मार्ग ही था सिर्फ। और समुद्र मार्ग में एक तो पहुँचने में समय ज़्यादा लगता था, ऊपर से पैसा भी काफ़ी खर्च होता था। इसलिए प्रतिनिधियों ने कहा कि ICS की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराई जाए।
ICS की परीक्षा भारत में ही कराई जाए। नेक्स्ट जो बात की गई, ICS की परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी जाए। 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी जाए। 19 से कितनी कर दी जाए? 23 वर्ष कर दी जाए। 19 से 23 वर्ष कर दी जाए। 19 से 23 वर्ष कर दी जाए। 19 से 23 वर्ष कर दी जाए। आठवां प्रस्ताव यह पारित किया गया। सभी प्रस्ताव जो पारित हुए हैं वे सभी प्रांतों के सभी राजनीतिकों नेताओं को भेजा जाए ताकि वे इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनका राज था वो, और भारतीय प्रतिनिधि डरे हुए थे कि हमने ये प्रस्ताव तो पारित कर दिए हैं, परंतु अगर यह सभी राजनीतिक नेताओं के पास नहीं पहुंचेंगे तो इनका क्रियान्वयन आसानी से नहीं किया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया और प्रस्ताव पारित किया कि जो भी प्रस्ताव पारित हुए हैं वे हर एक राजनीतिक नेता के पास पहुँचे। और आखिरी जो प्रस्ताव पारित किया गया था वह था कि कलकत्ता में बैठक अगले वर्ष कलकत्ता में बैठक सभी प्रतिनिधि करेंगे। चूँकि अंग्रेज इकट्ठा ही नहीं होने दिया करते थे, इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव इसी बैठक में पारित कर दिया, जिससे कि अंग्रेज उन्हें बैठक करने से रोक ना सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये 9 प्रस्ताव आपको याद रखने हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। भारतीय लोगों के द्वारा दिए गए कर के पैसों की जांच हो। ब्रिटिश सैनिकों पर व्यय को 50% तक कम किया जाए। बर्मा पर अलग से शासन स्थापित किया जाए। भारतीयों को बजट बनाने बहस में शामिल किया जाए। इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए। ICS की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में कराई जाए। ICS की परीक्षा को अधिकतम आयु सीमा 19 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी जाए। सभी प्रस्ताव जो पारित हुए हैं वे सभी प्रांतों के सभी राजनीतिक नेताओं को भेजे जाएं ताकि वे इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें। और आखिरी जो प्रस्ताव पारित किया गया था वह कलकत्ता में बैठक के लिए प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि दादा भाई नारोजी 26 दिसंबर 1885 को एक प्रस्ताव पेश करते हैं और भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव देते हैं, जो कि स्वीकार या एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस का मतलब उत्तरी अमेरिका में कांग्रेस का मतलब हुआ करता था लोगों का समूह हुआ करता था। इसलिए इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के बारे में और कुछ 2-4 सुझाव दिए जाते हैं। 2-4 सुझाव
दिए गए, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक जो हुई थी वह 26 दिसंबर 1885 को होती है। पहली बैठक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 26 दिसंबर 1885 को होती है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। WC बनर्जी सचिव हुआ करते थे। एओह्यूम जो थे 1885 से लेके 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रहे। सबसे लंबी अवधि तक यह सचिव रहे, 21 वर्ष तक सचिव रहे। और इस बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि जिस प्रांत में बैठक आयोजित की जाएगी उस प्रांत का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर उस प्रांत के व्यक्ति को अध्यक्ष बना देंगे तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनका दबाव रहेगा उनके ऊपर और वह अपनी कार्य को अपनी इच्छा स्वरूप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे? तो नहीं, उपाध्यक्ष नहीं हुआ करते थे। इस बैठक के कोई उपाध्यक्ष नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट हमने बोला था कि हम महत्वपूर्ण नेताओं की बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण नेताओं की बात करें तो महत्वपूर्ण नेता थे जैसे कि दादा भाई नारोजी, तिनसा एडुल्बी वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, KT तेलंग, सुब्रमण्यम अय्यर, C राजगोपालाचारी और फिरोज शाह मेहता। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण नेता थे जो कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। बात करते हैं कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना के बारे में अगर बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले कौन कौन शामिल था? अगर वर्ग की बात करें तो हिंदू वर्ग के इसमें 90% लोग शामिल थे। 90% लोग हिंदू थे, जिसमें भी 80% जो था वो कुलीन वर्ग शामिल था। 90% हिंदू थे और 6.5% मुस्लिम मात्र था, और वो भी 1909 तक मात्र 6.5% मुसलमान थे। और अगर संख्या की बात करें तो प्रमुखता वकील थे 39%, लगभग 39% सदस्य वकील थे। 17% जमींदार थे, डॉक्टर थे, कुछ प्रतिशत पत्रकार थे। तो प्रमुखता एजुकेटेड लोगों का ही यह समूह हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिनिधियों की संख्या। प्रतिनिधियों की संख्या के बारे में बात करें तो
किस बैठक में कितने प्रतिनिधि शामिल होते हैं, कितने सदस्य थे, इस पर भी कभी कभी प्रश्न बनता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो 1885 में कुल 72 सदस्य थे, जिसमें 2 मुस्लिम सदस्य थे, महिला सदस्य शून्य थी और बिहार का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ था। बिहार का कोई व्यक्ति शामिल नहीं हुआ था। 1886 में 436 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें कि 33 मुस्लिम सदस्य थे और 2 सदस्य बिहार से शामिल हुए, ऐसा बिहार की SCRT में लिखा हुआ है। तो आपको यह याद रखना है, अगर प्रश्न आता है कि कांग्रेस की दूसरी बैठक में बिहार से कितने सदस्य शामिल हुए, तो आपको टिक करना है 2 सदस्य। 2 सदस्य 1887 में 600 कुल सदस्य की संख्या 607 थी, जिसमें 81 मुस्लिम सदस्य थे। महिला अभी भी शून्य ही थी। 1888 में कुल सदस्य 1248 थे, जिसमें मुस्लिम सदस्य 221 थे और 1889 की बात करें तो जितने सन उतने सदस्य मुस्लिम सदस्यों की संख्या 254 थी और भारतीय महिलाओं की बात करें तो कुल महिलाएं थीं 10, जिसमें कि 6 महिलाएं भारतीय थीं। तो याद रखिएगा, 1885 में कुल सदस्य 72 मुस्लिम सदस्य, तो 1886 में कुल सदस्य 436 मुस्लिम सदस्य 33, 1887 में कुल सदस्य 607 मुस्लिम सदस्य 81, 1888 में कुल सदस्य 1248 मुस्लिम सदस्य 221 और 1889 की बात करें कुल सदस्य 1889 मुस्लिम सदस्य 254 और भारतीय महिला सदस्य भारतीय महिला 6 और कुल महिला 10 और दूसरे अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ था, उसमें कितनी महिलाएं शामिल हुई? महिलाएं बिहार से कितने लोग शामिल हुए? तो 2 लोग शामिल हुए। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस के गठन के सिद्धांत। कांग्रेस के गठन के सिद्धांत के बारे में बात करें तो 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत सुरक्षा कपट का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व के नाम से जानते हैं। थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व की बात करेंगे, यह किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। और नेक्स्ट अगर बात करें सिद्धांत की तो षड्यंत्र का सिद्धांत दिया गया था रजनी पालमी तत्व के द्वारा और इसको हम थियरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं। और अगले सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें, त्वरित चालक का सिद्धांत इसको किसने दिया था? त्वरित चालक का सिद्धांत दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा और इसको इंग्लिश में हम थियरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस के गठन के उद्देश्य। कांग्रेस के गठन के उद्देश्य क्या थे? क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? गठन के उद्देश्यों में प्रारंभिक उद्देश्यों के बारे में हम बात करेंगे तो पहला उद्देश्य की बात करें तो अगर हम बात करें उद्देश्यों की, कह सकते हैं आम जनमानस की समस्या का समाधान करना,
नेक्स्ट बात करें अलग अलग प्रांतों के नेताओं को एकजुट करना और भारतीय एकता को स्थापित करना, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच संबंधों को मधुर बनाना, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच संबंधों को मधुर बनाना। ये कभी कभार पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान रखेंगे। आम जनमानस की समस्या का समाधान करना था, अलग अलग प्रांतों के नेताओं को एकजुट करना था, भारतीय एकता को स्थापित करना था, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच संबंधों को मधुर बनाना था। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस से संबंधित कथनों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं पहले कथन की। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसका है? यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है। बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था महात्मा गांधी ने। और अगले कथन की बात करें, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली ही है। यह कथन था अरविंदो घोष का। और अगले कथन की बात करें तो कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? यह कथन दिया गया है लॉर्ड डफरिन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट कथन की बात करें तो कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह कथन द इंडियन मिरर नामक पत्रिका में दिया गया। कांग्रेस भारत की राष्ट्रीय सभा है। यह कथन भी द इंडियन मिरर के द्वारा दिया गया। द इंडियन मिरर उस समय एक पत्रिका हुआ करती थी, और इसके बारे में NCERT भी दिया गया है। अगले कथन की बात करें तो कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु हो जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? यह कथन दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में ही इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु हो जाए। यह कथन दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और अगले कथन के बारे में बात करें तो कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है। कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन दिया गया कोपलैंड के द्वारा। यह कथन कोपलैंड के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट कथन की बात करें कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना योजनाबद्ध था, ना ही सोचा गया था। कांग्रेस का आंदोलन ना ही योजनाबद्ध था, ना ही लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही सोचा गया था। यह कथन किसका है? यह कथन सर सैयद अहमद खान के द्वारा दिया गया। अच्छा, एक पॉइंट हम
भूल गए थे ऊपर बताना आपको। तो आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने की अधिकतम आयु सीमा लॉर्ड लिट्टन ने 21 वर्ष से 19 वर्ष की थी। तो अगर एग्ज़ाम में पूछता है आईसीएस परीक्षा की आयु सीमा को घटाया किसने था, तो आप आंसर देंगे लॉर्ड लिट्टन। और बढ़ाया किसने था, तो आप बात करेंगे लॉर्ड रिपन की, जिन्होंने 19 वर्ष से 23 वर्ष सीमा का निर्धारण किया था। नेक्स्ट ये कल हम टॉपिक दोबारा से नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करेंगे। अच्छा, अधिवेशन क्या हुआ करते थे? अधिवेशन एक प्रकार की बैठक ही हुआ करते थे जिसमें सामूहिक प्रांतों से विभिन्न सदस्य सहभागिता दिखाते थे। और अधिवेशनों की बात करें तो अधिवेशन भी दो प्रकार के हुआ करते थे, जैसे कि वार्षिक अधिवेशन जो कि वर्ष में एक बार हुआ करता था, और कुछ थे विशेष अधिवेशन कब हुआ करते थे, जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, इमरजेंसी में जो बैठक बुलाई जाती थी उसको हम विशेष अधिवेशन का दर्जा देते थे। आपातकालीन बैठक भी कहते हैं। किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो बैठक बुलाई जाती थी उसको हम विशेष अधिवेशन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1818 में, जब जलियांवाला बाग कांड होता है, तब अधिवेशन जो एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। तो कल हम इन अधिवेशनों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो भी हमने पढ़ाया है सारा समझ आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उसको पूछ सकते हैं। आप हमसे पूछ सकते हैं वैसे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उम्मीद करते हैं आप इसको रिवाइज करके आएंगे, ताकि जो कल हम टॉपिक देखने वाले हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं, उसको भी अच्छे से आप समझ पाएंगे। धन्यवाद। अब हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में।